हेलो दोस्तों, रमज़ान के टाइम या नवरात्रों के टाइम या अलग अलग तरह के रिलीजियस फास्टिंग के टाइम अक्सर हार्ट पेशेंट्स के दिमाग में ये शक आता है कि क्या हम ये फास्टिंग कर सकते हैं या नहीं, क्या ये हमारे लिए सेफ़ है या नहीं, और क्या इसको करने से हमारे हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ पर या हमारे शरीर पर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होगा, लॉन्ग टर्म इसकी कोई नुकसान तो नहीं होंगे हमारे शरीर पर। आज हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस हैं जहां आपको इस तरह के रिलीजियस फास्टिंग्स को अवॉइड करना चाहिए। ये वीडियो को डेफिनेटली एंड तक देखिएगा। रिलीजियस फास्टिंग संबंधित या रमज़ान या नवरात्रों के फास्ट संबंधित बहुत सारे आपके मिथ्स इस वीडियो में हम ज़रूर दूर करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का ऑथेंटिक और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाते रहें। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को अनकंट्रोल्ड कार्डियक प्रॉब्लम है, यानी कि उसका रिसेंटली हार्ट अटैक आया है, हार्ट की कंडीशन अनस्टेबल है, रिसेंटली उसको हार्ट फेलियर हुआ है, धड़कन की प्रॉब्लम है जो कि अनकंट्रोल्ड है, यानी कि रिदम प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हुए, वो लंबे समय तक स्टेबल नहीं रहा है, अनस्टेबल अंजाइना है, यानी उसको रिसेंटली हार्ट में बार बार दर्द हुआ है, हार्ट की नली का ब्लॉकेज जिसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। तो इस तरह के पेशेंट्स में यदि वो रिलीजियस फास्टिंग करते हैं, खासकर जो जल रहित फास्टिंग करते हैं, यानी कि जो निर्जल उपवास करते हैं, यानी रमज़ान के टाइम भी जैसे होता है कि आप पानी नहीं लेते हैं, या कई बार हिंदू फास्टिंग वगैरह में भी ऐसा होता है कि आप पानी बिना उपवास करते हैं, ये फास्टिंग उनके लिए और ज़्यादा डेंजरस होती है क्योंकि उसमें वो बॉडी पर और ज़्यादा स्ट्रेस करती है। ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशंस और कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़ होने का चांस, ब्लड में क्लॉटिंग वगैरह होने का चांस कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है इन पेशेंट्स में। तो अगर आपकी ओवरऑल कार्डियक कंडीशन स्टेबल है तो आप इस तरह की फास्टिंग को कर सकते हैं, लेकिन अगर रिसेंटली हार्ट अटैक आया है, खासकर पहले 1 साल में, तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। रिसेंटली अगर हार्ट फेलियर के लिए भर्ती करना पड़ा है, रिसेंटली अगर कोई रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए भर्ती करना पड़ा है, और अगर वो ऐसा प्रॉब्लम था जिसमें कि आपको जान का खतरा हो सकता था या बड़ी मुश्किल से जान बचाई जा सकी हो, अगर इस तरह का कोई भी पेशेंट है तो उसको डेफिनेटली फास्टिंग अवॉइड करना चाहिए। और यदि अगर वो करे भी तो भी बहुत सोच समझ के, बहुत डिस्कस करके, सारे प्रिकॉशंस को ध्यान में रख के तभी करे तो अच्छा है। इसके अलावा यदि किसी पेशेंट की कोई रिसेंट सर्जरी अगर हुई है, चाहे पेसमेकर डला है, चाहे कार्डियक स्टेंट डला है, चाहे उसकी बाईपास सर्जरी हुई हो, वैल्व की सर्जरी हो, वैसे पेशेंट्स को पहले 1 आध साल थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है। इस तरह के पेशेंट में डिवाइस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस, चाहे वो पेसमेकर डिवाइस हो, स्टेंट हो, वैल्व हो, ये सारे प्रॉब्लम्स होने का चांस कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलता है पहले 1 साल के अंदर। तो इस दौरान आपको अवॉइड करना चाहिए किसी भी तरह का एक्स्ट्रा स्ट्रेस बॉडी पर। ये जो रिलीजियस फास्टिंग है ये बॉडी पर अननेसेसरी स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आपकी सडनली हेल्थ के बिगड़ने का अंदेशा रहता है। तो यदि आपको कोई रिसेंट कार्डियोवास्कुलर सर्जरी करी हो या रिसेंट कार्डियोवास्कुलर प्रोसीजर किया हो जिसमें बॉडी में कोई भी तरह का ग्राफ्ट, स्टेंट या वैल्व लगाया गया हो, तो वैसे लोगों को पहले 1 साल में एटलीस्ट रिलीजियस फास्टिंग को अवॉइड करना चाहिए, और उसके बाद भी कंडीशन अगर पूरी तरह से स्टेबल है तो ही इसको करना चाहिए कंटिन्यू, नहीं तो नहीं। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक को बिल्कुल एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी यूज़फुल चीज़ें मिलेंगी। बहुत सारी छोटी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं और लापरवाही बरतते हैं, जिसका बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की बहुत कॉम्प्लेक्स मेडिसिन की रेजिमेन है तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। इसमें मतलब ये है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को दिन में 4 से 6 बार अलग अलग तरह की दवाई चल रही है, कोई बीपी की दवाई, कोई शुगर की दवाई, कोई कोलेस्ट्रॉल की दवाई, कोई खून पतला करने की दवाई, इसके अलावा बहुत सारी और बीमारियां भी है उसकी भी दवाइयाँ चल रही है, कि किडनी की बीमारी की दवा भी चल रही है, कोई आर्थराइटिस की दवा भी चल रही है, ब्रेन की दवा भी अलग से चल रही है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम की दवा भी चल रही है। इस तरह के अगर कॉम्प्लेक्स मेडिकल रेजिमेंट्स किसी व्यक्ति को चल रहे हो तो वैसे व्यक्ति को फास्टिंग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रिलीजियस फास्टिंग्स या निर्जल उपवास में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि उस दौरान आप दवाएं भी नहीं ले पाते हैं। अब जब आप दवाएं नहीं लेते हैं तो आपकी फास्टिंग करने की वजह से आपकी दवाइयों का शेड्यूल गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से दवाइयों का एक्शन गड़बड़ा जाता है। कभी ऐसा हो सकता है कि 2 मेडिसिन बहुत पास हो गई तो आपस में रिएक्शन हो गया, कभी ऐसा हो सकता है कि 2 मेडिसिन जिसको बहुत पास होना चाहिए था वो बहुत दूर दूर लिए गए, एक सुबह लिया गया, एक फास्ट तोड़ने के बाद शाम को लिया गया, तो जितना टाइम गैप होना चाहिए था उससे या तो कम हो गया या ज़्यादा हो गया। कभी 2 मेडिसिन जो साथ में नहीं लेनी थी वो साथ में ले ली, और जो मेडिसिन साथ में लेनी थी वो नहीं ली। ये सारे इश्यूज़ होने का चांस तब ज़्यादा होता है जब आपका मेडिसिन रेजिमेन कॉम्प्लेक्स हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई मेडिसिन को खाने से आधा घंटे पहले लेना है, किसी को खाने के आधे घंटे बाद लेना है, किसी को खाने के 4 घंटे बाद लेना है, किसी को दोपहर के खाने से आधे घंटे पहले लेना है, उसके बाद लेना है।
तो यदि बार बार आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है, अलग अलग टाइम्स पे प्रिस्क्राइब की गई हो, तो वैसे व्यक्ति के लिए लंबे ड्यूरेशन का फास्टिंग करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वैसे व्यक्ति को 12 से 14 घंटे यदि आप फास्टिंग पर बैठाते हो तो काफ़ी चांसेस है कि उसको दवाइयों को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है और आसपास उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को अगर डिहाइड्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होने का अंदेशा है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, खासकर उन पेशेंट को जिनको कॉम्प्लेक्स कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स है, हार्ट फेलियर है, क्योंकि जब हार्ट फेलियर होता है तो बॉडी का फ्लूइड बैलेंस कंट्रोल करने का सिस्टम गड़बड़ा जाता है, वहाँ पर आपको दिक्कत ज़्यादा आती है। या किसी को अगर किडनी का प्रॉब्लम है और किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है, किडनी की पथरी वगैरह का प्रॉब्लम है, जहाँ ज़्यादा पानी लेना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे यदि आप सडनली डिहाइड्रेशन में चले जाते हो यानी निर्जल उपवास करते हो तो वहाँ पे आपको दिक्कत आना काफ़ी चांसेस है, हार्ट और किडनी का फेलियर बिगड़ने का या ओवरऑल पेशेंट की बॉडी की कंडीशन बिगड़ने का चांस ज़्यादा होता है। तो इस तरह के पेशेंट में जहाँ आपको डिहाइड्रेशन होने से सडनली रिस्क हो सकता है, वहाँ इसको अवॉइड करना चाहिए, खासकर गर्मियों के मौसम में। कई बार इस तरह के फास्ट जो है वो कभी कभार गर्मी के टाइम पर भी पड़ जाते हैं या ऐसे टाइम पर पड़ते हैं जहाँ आपको उमस बहुत ज़्यादा है या इन्वायरमेंटल कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है। वैसे कंट्रीज़ में या वैसे टाइम पर जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है या पसीना आने की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है, वैसे कंडीशन में और ज़्यादा फास्टिंग डेंजरस हो सकती है, खासकर निर्जल उपवास पर यानी कि वाटर रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग की बात कर रहे हैं। जहाँ पानी अलाउड है वहाँ कंपेरेटिवली आदमी थोड़ा सा इस मामले में सेफ रहता है, लेकिन खासकर रमज़ान के महीनों में और काफ़ी जो हिंदू फास्टिंग में भी जहाँ निर्जल उपवास किया जाता है वहाँ रिस्क ज़्यादा होता है। जहाँ पानी अलाउड है वहाँ कंपेरेटिवली इस मामले में थोड़ी सेफ्टी आप मान सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़ है यानी ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा अगर उसके फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो वैसे व्यक्ति के लिए भी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि लंबे ड्यूरेशन का फास्टिंग में उसका शुगर लेवल बहुत ड्रॉप भी हो सकता है और जब वो शुगर के मेडिसिन को एक साथ बाद में खा लेता है तो उस समय भी शुगर ड्रॉप हो सकता है। या अगर वो फास्ट तोड़ने के टाइम शाम को जब खाना खाते हैं तो सडनली बहुत ज़्यादा अगर खाना खा लेते हैं तो शुगर लेवल स्पाइक भी कर सकता है। यानी जिन लोगों का डायबिटीज़ कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज्ड है वैसे लोगों में भी फास्टिंग करना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, खासकर उन लोगों को जिनको मल्टीपल मेडिसिन चल रही है और खासकर जिनको ब्रिटल डायबिटीज़ है यानी बार बार फ्लक्चुएट करने वाला डायबिटीज़ है, वैसे लोग के लिए ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, खासकर उन लोगों को जिनको बहुत सारी मेडिसिन चल रही हैं डायबिटीज़ के लिए, अलग अलग तरह के रेजिमेंट चल रहे हैं, अलग अलग तरह के इंसुलिन चल रहे हैं, कोई शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन, कोई लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन, कोई बार बार इंसुलिन के डोजेस चल रहे हैं। वैसे लोग को मैनेज करना फास्टिंग बहुत मुश्किल है। वैसे लोग को ज़्यादातर अगर डॉक्टर की सलाह ना हो तो इस तरह का फास्टिंग अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट को कोई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, अलग तरह की विटामिन और मिनरल्स की अगर डेफिशिएंसी है तो उसे भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी भी कई बार हार्ट के स्टेटस को या बॉडी के स्टेटस को बिगाड़ सकती है। और ये जब होता है तो अगर पेशेंट ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हालत में तो वो उसे ना बर्दाश्त कर पाए, ऐसा हो सकता है। हार्ट पेशेंट्स, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट का ओवरऑल कई बार बॉडी की टॉलरेंस बहुत कम होती है और इस तरह के पेशेंट में जब आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो कंडीशन सडनली बिगड़ने का अंदेशा हो सकता है, पेशेंट को हॉस्पिटल भर्ती करना पड़े, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो वैसे लोगों में ज़रूरत ये है कि अगर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स है तो वो जब तक सॉर्ट आउट नहीं हो जाए या उस मल्टीविटामिन या मिनरल्स के सप्लीमेंट्स आप अलग से ना ले लो तब तक आप फास्टिंग को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, खासकर लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग्स में। ये अगर आप एक दिन का उपवास कर रहे हो तो ये एप्लीकेबल नहीं है, पर अगर आप एक महीने का उपवास कर रहे हो तो ये हेल्थ कंसर्न हो सकता है। इसके अलावा इंडिविजुअल हेल्थ स्टेटस पर भी फोकस करने की आवश्यकता है। यदि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का साइकोलॉजिकल इशू है, यदि उसकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है या उसकी ओवरऑल फिजिकल मेंटल कंडीशन सब कॉम्प्रोमाइज है, वैसे व्यक्ति को भी ज़्यादा लंबे समय तक फास्टिंग करवा पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसमें रिस्क ज़्यादा हो सकता है। यानी उस पर्टिकुलर व्यक्ति की हेल्थ कंडीशन कैसे है ये चीज़ों को भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि एंजियोप्लास्टी इतने टाइम पहले हुआ, इतना टाइम बाद हुआ है, या पम्प फंक्शन कितना है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, इसी पर भी फोकस करना है। हमको ओवरऑल व्यक्ति की हालत कैसी है, फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली सब तरह से ध्यान देने की ज़रूरत है कि ओवरऑल व्यक्ति फास्ट करने के लिए स्टेबल है या नहीं है। और एट द एंड ऑफ द डे सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिप इस मामले में ये है कि आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें बगैर इस तरह का कोई भी डिसीजन ना ले तो अच्छा है। हर व्यक्ति की बॉडी की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। आप अपने फिजिशियन, अपने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ एक बार डिस्कस करिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे फास्टिंग करना है और अभी क्या मेरे लिए कंडीशन ठीक है या नहीं है, क्या मैं इसे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद ही इसका फैसला ले तो अच्छा है। एक रैंडम डिसीजन अगर मैं सबके लिए बोल दूँ कि आपको 1 साल के बाद सबको अलाउ कर दिया जाएगा, वैसा सोचना गलत होगा। हर व्यक्ति की अपनी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। जो व्यक्ति बहुत स्टेबल है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और उसको कोई भी कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ नहीं है, वो एंजियोप्लास्टी के पहले 1 साल में भी फास्टिंग कर सकता है।
लेकिन हर व्यक्ति के लिए इसको इंडिविजुअलाइज करना या टेलर मेड रेजिमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के टॉपिक में हमने जाना कि कौन कौन से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ वाले पेशेंट्स को रिलीजियस फास्टिंग या लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग या वाटर रिस्ट्रिक्टेड निर्जल उपवास अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा एक और वीडियो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि फास्टिंग से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स में, वो आप ज़रूर चेकआउट करिए। फास्टिंग के दौरान क्या क्या टिप्स होते हैं कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स के लिए, ये दोनों वीडियो को आप ज़रूर चेकआउट करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स आपको उसमें ज़रूर मिलेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो इस तरह के ऑथेंटिक और साइंटिफिकली करेक्ट वीडियोस के लिए या करेक्ट कंटेंट को पाने के लिए हमारे चैनल पर वो हमेशा टॉपिक को एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की साइंटिफिकली करेक्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए उन्हें भटकना ना पड़े।